स्वागत है आप सभी लोगों का सर जी टॉक यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो यूपी बीएड का फॉर्म है वो ऑनलाइन आप कैसे भरेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं जवाब दे दूंगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूपी बीएड का जो फॉर्म है वो आप ऑनलाइन कैसे करेंगे और बाकी कितने यूनिवर्सिटी हैं वो पार्टिसिपेट की हैं और इसका टेस्ट पैटर्न क्या है, पूरा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है। और जो आपको नहीं समझ में आएगा वो आप मुझसे पूछ लेंगे। मैं इस वीडियो जो लिंक है फॉर्म भरने का वो सारा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो बीएड का ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे भरेंगे। ठीक है, क्या टॉपिक हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला जो है बीएड का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, सिलेबस क्या है इसका, लास्ट डेट एग्ज़ाम फॉर्म का फिलिंग का क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है और फीस डिटेल किसका कितना फ़ीस लगेगा, इन सब पे विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप आ जाएंगे क्रोम पे। ठीक है, क्रोम पे आने के बाद आप यहाँ कैसे आएंगे वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज़ अगर लिंक से नहीं तो आप क्रोम पे आएंगे, वहाँ पे टाइप कर देंगे यूपी बीएड। ठीक है, यूपी बीएड जब आप टाइप करेंगे तो पहला लिंक आएगा ज्वाइंट, JEE का मतलब होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, यूपी बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आप क्लिक कर देंगे, इस पर आ जाएंगे 2023 वाले वेबसाइट पे। ठीक, इसके बाद जब आप आ जाएंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको नया फॉर्म भरना है तो ये यूपी बीएड के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। हमें तो नया भरना है इसलिए हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर कोई भरा हुआ है पहले से और पेमेंट नहीं हुआ है तो वो इस पर क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेगा और ये डालने के बाद लॉगिन करके अपना पेमेंट वगैरह कर लेगा, या अगर उसको कुछ देखना होगा या चेंज करना होगा तो यहाँ से करेगा। लेकिन जो भरा नहीं है उसको नया भरना है तो वो कैसे भरेगा। ठीक है, तो वो इस पर क्लिक करेगा, क्लिक हियर फॉर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन। ये पेज थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये अपने आप ओपन हो जाएगा। ठीक है, यूपी बीएड के लिए यहाँ पे देखिए आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट बता रहा है कि 10 तारीख दूसरा महीना को स्टार्ट हुआ था। लास्ट डेट जो है फॉर्म सबमिशन का विथ फीस, विदाउट लेट फीस 3 तारीख तीसरा महीना है। ठीक है, यदि आप, ये है लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन विथ लेट फीस, यदि आप 4 तारीख से ज़्यादा करते हैं तो आप जो फॉर्म सबमिट करेंगे उसका लेट फीस लगेगा। और लेट फीस कितना लगेगा यहाँ पे पूरा फ़ी का डिटेल दिया हुआ है। चलिए मैं बारी बारी सब बता दे रहा हूँ आपको। जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए अगर लेट फीस नहीं, अगर आप 3 तारीख के पहले अगर भर देते हैं तो आपको 1400 रुपये लगेगा। SC ST ऑफ यूपी ओनली 700, यानी यूपी के SC ST के लिए छूट है, बाकी और कहीं के होंगे तो नहीं होगा, यानी यूपी के बाहर के SC ST एंड अदर स्टेट्स के लिए 1400 रुपये है। ठीक है, यदि आप लेट फीस करते हैं यानी 4 तारीख को करते हैं तो आपको 2000 देना पड़ेगा। ठीक है, 2000 देना पड़ेगा और SC ST यूपी ओनली 1000, बाकी अदर स्टेट के लिए भी 2000। इसलिए आप फॉर्म जो है जल्दी से जल्दी भर लें। फिर आप आएंगे नीचे, गाइडलाइंस पढ़ लेंगे। गाइडलाइंस को जान दीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे भरना है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हम क्या करेंगे कि इस पर आई एग्री वाले पे टिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये प्राइवेसी नोटिस है, इसको आप पढ़ेंगे, वरना इसको यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद आप फॉर्म को भरना चालू करेंगे। आप यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, अभ्यर्थी का पूरा नाम। ठीक है, इंग्लिश में डालिएगा, कैंडिडेट फुल नेम, यहाँ अपना नाम डालिएगा। यहाँ उस नाम को दोबारा डालिएगा, सेम नाम को, अपने नाम को 10th के हिसाब से भरिएगा। क्लास 10th के रिजल्ट पे जो लिखा होगा उसी के हिसाब से। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, प्लीज़ एंटर ऑल द डिटेल्स स्ट्रिक्टली एज पर योर मैट्रिकुलेशन/10th सर्टिफिकेट। ठीक है, जो आपका नाम 10th क्लास में रहा होगा उसी के हिसाब से आपको सारा डिटेल यहाँ पे भरना है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब 10th के हिसाब से, कक्षा 10 के हिसाब से। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड एंड अंडरस्टैंड द गाइडलाइन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट केयरफुली एंड देन अप्लाई। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि, और ये जो कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल देयर नेम विदाउट एनी सैल्यूटेशन, यानी मिस्टर या मिसेस ये सब कुछ लगाना नहीं है आपको। अपने पापा के नाम के आगे, ना ही मम्मी के नाम के आगे, ना ही अपने नाम के आगे। ठीक है, बस नाम लिखना है जो 10th पे लिखा हुआ है जैसे, ठीक वैसे ही आपको भरना है। और ये जो लिखा है कैंडिडेट एडवाइज टू रजिस्टर विद द पर्सनल मोबाइल नंबर। ठीक है, तो अपना पर्सनल मोबाइल नंबर आप दीजिएगा। मैंने आपको चारों पॉइंट बता दिया कि आपको क्या करना है। यानी पहला जो है 10th के हिसाब से भरना है,
और दूसरा आपको मिस्टर या मिसेज ये सब सैल्यूटेशन यूज़ नहीं करना है, और आपको अपना मोबाइल नंबर ही यूज़ करना है। चलिए बताते हैं क्या क्या भरना है आपको। यहाँ आप अपना नाम भरेंगे 10th के हिसाब से, उसी नाम को दोबारा यहाँ डालेंगे। लिखा है ना कन्फर्म, अभ्यर्थी के पूरा नाम पुष्टि करें, ठीक है। फिर अपने पापा का नाम डालेंगे, पापा का नाम यहीं पे दोबारा डालेंगे कंफर्म करने के लिए। फिर मदर का नाम डालेंगे, मम्मी का नाम, फिर यहाँ पे मम्मी का नाम दोबारा डालेंगे कंफर्म करने के लिए। फिर यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, सेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ भी डालेंगे कंफर्म करने के लिए। इसके बाद यहाँ अपनी मेल आई डालेंगे, उसी मेल आई को यहाँ भी डालेंगे कंफर्म करने के लिए। यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, उसी मोबाइल नंबर को यहाँ डालेंगे कंफर्म करने के लिए। उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ भर देंगे, जैसे ये लिखा हुआ है के, ठीक है, BUKUZT, ये आप भर देंगे। इसको भरने के बाद आप क्या करेंगे कि जनरेट OTP पे क्लिक कर देंगे। फिर OTP मोबाइल पे आएगा, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। चलिए भर के मैं इसको OTP मोबाइल में मंगा के तब आपको बता रहा हूँ। मोबाइल नंबर सही डालिए कि OTP आएगा तभी आगे बढ़ेगा। चलिए भर के मैं आपको बताता हूँ। सारा डिटेल भरने के बाद आपको जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए लिखा है ना, प्लीज़ एंटर द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन सबमिट टू गेट OTP। इस टेक्स्ट को यहाँ डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे OTP जाएगा। वहाँ पे लिखा था ना गेट OTP, जब उस पर आप क्लिक करेंगे ये टेक्स्ट यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है सेम भरेंगे, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पे एक OTP जाएगा। चलिए मैं भर के बताता हूँ आपको। जब आप OTP डालकर वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद आपको नीचे आएगा कैप्चा कोड डालना है। डालने के बाद इधर आएगा कोने में रजिस्टर, यहाँ पे ये जो दिख रहा है पॉइंटर, यहाँ पे लिखा रहेगा रजिस्टर। जब आप रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे ना तो आपके फ़ोन पे मैसेज जाएगा। मैसेज यानी कि जो आप मोबाइल नंबर दिए रहेंगे उसी मोबाइल नंबर पर मैसेज जाएगा, जिसमें लिखा होगा आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। जब दोबारा आप लॉगिन करेंगे तो आप उसी यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। OTP जाने के बाद आपको क्लिक करना था रजिस्टर वाले पे, आपने क्लिक किया, आप इस पेज पे आ गए। आप इस वाले पेज पे आ गए। जब आप क्लिक करेंगे तो मान लीजिए यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे तो आपको जो मोबाइल नंबर जो आप दिए होंगे उस पर जो यूज़र नेम गया है और पासवर्ड गया है उसी की सहायता से आप लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। आपके मेल ID में भी ये पासवर्ड और आपको वो मिल जाता है। चलिए फिर हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ये मैं डेमो फॉर्म भर रहा हूँ। आप सब कुछ अपना डिटेल 10th के हिसाब से सही सही भरेंगे। ये तो मैं उसी तरह भर दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप 10th के हिसाब से सब सही सही भरेंगे। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ आगे क्या करना है। आगे मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यदि कोई हेल्प चाहिए तो इस हेल्प डेस्क पे क्लिक कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर नहीं आपको फॉर्म भरना है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ जो लिखा है क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आप एप्लीकेशन फॉर्म पे चले जाएंगे। वहाँ पे आपको पूरा डिटेल भरना होगा आपका अपना। उसके बाद मैं बता रहा हूँ। चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, फिर आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं। जब आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। ये देखिए फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल डालना होगा, सेकंड स्टेप है। उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा डिटेल डालना पड़ेगा, वेटेज का डिटेल, यानी कि यहाँ वो आप क्या बोलते हैं NCC वगैरह किए हैं कि नहीं, वो वाला डिटेल है। उसके बाद आपको प्रेफरेंस एंड पेमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि टोटल मिला के 1 2 3 4 स्टेप है। 4 स्टेप में आप अपना फॉर्म पूरा भर सकते हैं UP B.Ed का। यहाँ पे देखिए लिखा ना UP B.Ed ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 22-23, ठीक है। तो चलिए आपको हम पूरा डिटेल भर के दिखाते हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम मिल जाएगा। ये जो नाम है आप क्लास 10th के हिसाब से ही भरिएगा कैपिटल लेटर में, ठीक है। यहाँ पे आपको कैंडिडेट का फादर नेम यानी अपने पापा का नाम मिल जाएगा, यहाँ अपनी मम्मी का नाम मिल जाएगा। ये मैं उसी तरह भरा हूँ डेमो के लिए, आप अपना सही से भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ आपको मिल जाएगा। यहाँ आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना पड़ेगा, विवाहित हैं कि नहीं। मैरिड अगर शादी हुआ है तो मैरिड, अगर शादी नहीं हुआ है तो अनमैरिड। उसके बाद आपको यहाँ नेशनैलिटी सेलेक्ट करना होगा, इंडियन। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट डोमिसाइल आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यूपी या अदर देन यूपी तो आपको यूपी सेलेक्ट करना है अगर यूपी से हैं। अगर अदर देन यूपी यानी यूपी के बाहर से भर रहे हैं तो आपको अदर देन यूपी सेलेक्ट करना है। उसके बाद जब आप यूपी सेलेक्ट कर लेंगे आपको यहाँ पे दिखाना है कि 10th पास फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यानी कहाँ 10th पास किए उत्तर प्रदेश से, ठीक है, यस या नो।
आप यूपी के हैं ये तो ठीक है, लेकिन आप जो 10th क्लास है यानी 10वीं की परीक्षा आप उत्तर प्रदेश से ही पास किए हैं या उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं और से पास किए हैं? और कहीं और से किए हैं तो आपको नो करना होगा, और उत्तर प्रदेश से किए हैं तो आपको यस करना होगा। वैसे अगर आप यूपी के हैं तो यूपी से ही 10th का परीक्षा पास किए होंगे, और 12th का भी परीक्षा आप यूपी से ही पास किए होंगे, तो उसको यस ही करिएगा। इसका मतलब वही होता है जो मैंने आपको बताया कि आप जो है 10th और 12th कहाँ से पास किए हैं, उत्तर प्रदेश से ही पास किए हैं या उत्तर प्रदेश के बाहर से। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल आपको डालना है। जो ग्रेजुएशन है वो आप पास हो चुके हैं या परसिविंग है, फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है। आप देखिए जो ग्रेजुएशन में आप एंट्री लिए होंगे कि बीएड जो है ग्रेजुएशन के बाद ही होता है, तो जब आप ग्रेजुएशन में एंट्री लिए होंगे तो आप ये ग्रेजुएशन आप उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर से। यदि आप यूपी से कर रहे हैं तो यस करेंगे, यूपी के बाहर से अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो नो करेंगे, ठीक है। अगर आप सब यूपी से ही कर रहे होंगे इसलिए यस करिएगा इसको। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ आगे क्या करना है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, ओबीसी, जनरल, SC ST जो भी है आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे करना पड़ेगा डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अगर आपका EWS सर्टिफिकेट है तब यस करेंगे, अगर EWS सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं तो नो कर देंगे। फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, नहीं, अगर हैं तो यस, होना नहीं। फिर ID प्रूफ आपको सेलेक्ट करना होगा और वही नंबर यहाँ डालना होगा। आप DL दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर ID दे सकते हैं, और अदर भी दे सकते हैं। अदर में आप अगर अदर सेलेक्ट करेंगे, अदर सेलेक्ट कर सकते हैं आप। अगर आप देना चाहते हैं तो आप वोटर ID कार्ड दीजिएगा, या तो DL तो आपका होगा नहीं, वोटर ID बना होगा। अगर नहीं बना होगा, अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, मतलब ना DL है, ना पासपोर्ट, ना वोटर ID, तो आप अदर ही सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बता रहा हूँ क्या करना है। ये सब भरने के बाद आपको भरना पड़ेगा कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी पत्राचार का पता, ठीक है। आपको जो ईमेल ID दिए हैं वो ईमेल ID रहेगा। फिर एक और ईमेल ID देना होगा, अल्टरनेट ईमेल ID, वो कंपलसरी है, आपको एक और नया ईमेल ID देना ही पड़ेगा, और एक और मोबाइल नंबर भी आपको देना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी है इसके बाद, ठीक है। चलिए मैं वो सब भरने के बाद आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ ऊपर आपको अल्टरनेट ईमेल ID दिख रहा होगा और यहाँ पे दिख रहा होगा मोबाइल नंबर, वो दोनों आप भर देंगे। भरने के बाद वो आपको भरना ही है, दो रहेगा ही, ठीक है, वो दोनों आपको भरना है। फिर आप यहाँ पे एड्रेस अपना भर देंगे, जो आपका एड्रेस आधार कार्ड पे लिखा होगा वही सेम एड्रेस यहाँ पे भर देंगे, और पिन कोड वगैरह डाल देंगे। उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। तो चलिए एड्रेस भर देते हैं। आप अपना एड्रेस भरिएगा। यहाँ तो मैं उसी तरह डेमो के लिए कुछ भी भर दे रहा हूँ, पर आप अपना एड्रेस भरिएगा और कैपिटल लेटर में भरिएगा। यहाँ मैं कुछ भी भर दे रहा हूँ, आप अपना ही एड्रेस भरिएगा जो आधार कार्ड पे लिखा होगा। जब आप ऊपर एड्रेस भर देंगे, अगर वही एड्रेस आपका परमानेंट यानी स्थायी एड्रेस है तो यहाँ आप यस पे टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए इस यस पे टिक करेंगे, ऐसा भरा जाएगा। चलिए इस पे टिक करके आगे बताता हूँ मैं। उसके बाद आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेंगे। प्लीज़ अपलोड योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, यानी आपको अपना एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। अभी जो खींचा हुआ रहेगा, जो फ़ोटो का साइज़ रहेगा वो 25 KB से 50 KB के बीच में रहेगा, और ये जो उसका मतलब कि रहता है एक्सटेंशन, वो JPEG एंड JPG फॉर्मेट ही एक्सेप्टेड होगा, यानी 25 से 50 KB के बीच में आपको अपना फ़ोटो कर लेना है। और दूसरा चीज़ आपको अपलोड करना है सिग्नेचर, इसका साइज़ 50 KB के पास 50 KB से कम रहना चाहिए, और ये इसका भी फॉर्मेट JPEG होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना लेफ़्ट एंड राइट हैंड इंडेक्स फिंगर इम्प्रेशन लगाना है। इसका साइज जो है वो 50 KB के अंदर होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इंडेक्स फिंगर आप सर्च कर लेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो यहाँ गूगल पे डाल देंगे इंडेक्स फिंगर, ठीक है, INDEX, इंडेक्स FINGER, इंडेक्स फिंगर। तो आपको बता देगा कि इंडेक्स फिंगर कौन सा होता है, ठीक है। इंडेक्स फिंगर हिंदी में तर्जनी बोलते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप इमेज पे क्लिक करेंगे, आपको दिख जाएगा यहाँ पे इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर देखिए, ये वाला इंडेक्स फिंगर है, ये रहा इंडेक्स फिंगर, ठीक। आपको लेफ़्ट और राइट दोनों का वो लगाना है। यहाँ पे लिखा है ना, कहाँ गया, हियर इज, प्लीज़ अपलोड योर लेफ़्ट एंड राइट इंडेक्स फिंगर इम्प्रेशन, यानी कि आपको लेफ़्ट और राइट दोनों का फिंगरप्रिंट मतलब कि ले लेना है और वाइट पेपर पे कर देना है, और उसका फ़ोटो अपलोड करना है ये बना के। मैंने आपको दिखा दिया कौन सा होता है वो डॉक्यूमेंट। पूरा आप अच्छे से देखिए क्या क्या अपलोड करना है, अगर आप मिस कर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा आप ही को। तो उसके बाद आप ये कर लेंगे। करने के बाद स्कैन कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट शुड बी क्लियरली विजिबल, ये सब जो कॉपी रहेंगे वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, हिसाब से दिखना चाहिए।
फिर योर नेम ऑन द सर्टिफिकेट शुड मैच विद द नेम यू मेंशन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, यानी 10th का ही वही अपलोड करेंगे तो वही उससे मैच करना चाहिए। विद OBC एंड एप्लीकेबल शुड बी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। अगर OBC वगैरह आप डाले होंगे तो जो आपको जाति मिला होगा, आप जाति बनवाए होंगे, वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। मैंने जनरल किया है इसलिए मुझे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे कि आगे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप SC ST है तो इनकम सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे तो वो भी डालना पड़ेगा, और अगर आप जनरल से EWS वाला भर रहे हैं तो EWS सर्टिफिकेट बनाएंगे वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैंने तो ये सब किया नहीं है तो मुझे बस इतना ही मिल रहा है। बाकी अगर आप वो सब सेट करेंगे तो आपको और चीज़ मिलेगा, आप उसी फॉर्मेट में अपलोड कर देंगे। यहाँ पे भी देखिए वही लिखा ही है, प्लीज़ अपलोड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, आप फ़ोटो अपना अपलोड कर देंगे। स्कैन कॉपी आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे। लेफ़्ट और राइट थंब इम्प्रेशन इंडेक्स फिंगर करिएगा, न कि अंगूठे का कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको अपलोड करना है, प्लीज़ अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ 10th 12th UG मार्कशीट। आप यहाँ पे 10th का 12th का या UG का, इन तीनों में से किसी एक का मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपने कृपया 10वीं 12वीं स्नातक की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो UGC के बोर्ड कॉलेज विद्यालय द्वारा जारी किया गया हो की गई स्कैन कॉपी अपलोड करें, अथवा निवास प्रमाण पत्र जो UP से संबंधित हो की स्कैन कॉपी अपलोड करें। आप यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्मेट आपको दिया गया है 1 MB तक। PDF भी अलाउड है, PDF बना के आप कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है प्लीज़ अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ अदर फोटो ID प्रूफ, यानी जो वहाँ पे आप अदर्स चुने थे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा जो आपने अन्य चुना था, तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड ही अपलोड कर दीजिएगा आप। ID प्रूफ आपका मतलब जैसे आप यहाँ के हैं तो ID प्रूफ क्या देंगे आप, आधार कार्ड ही दीजिएगा। वहाँ आधार सेलेक्ट करिएगा, यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर दीजिएगा। इसका फॉर्मेट जो है वो JPEG रखेंगे तो सही है, 50 KB के अंदर होना चाहिए। आप अपलोड कर लेंगे यहाँ पे। मेरे केस में बस इतना ही दिखा रहा है कि मैंने जनरल सेलेक्ट किया। अगर आप OBC सेलेक्ट किए होंगे तो आपको जाति और आय ये सब अपलोड करना पड़ेगा। चलिए मैं ये सारा अपलोड करने के बाद आपको प्रोसेस आगे बढ़ा के दिखाता हूँ। जब आप अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद आप यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है आपको। जब आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आप देखिए सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे। उसके पहले आप इस वाले पे थे, अब इस वाले पे आ गए हैं आप। आने के बाद आपको क्या करना है, स्ट्रीम सेट करना है कि आप किसमें B.Ed करना चाहते हैं, ठीक है। आर्ट में, कॉमर्स में, साइंस में या एग्रीकल्चर में। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स चुनने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये 12th के हिसाब से आप जो 12th में लिए रहेंगे या जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं उसी के हिसाब से आप कर लेंगे। अगर आप BSc कर रहे हैं तो आप साइंस वाले में सेलेक्ट कर लीजिएगा, बाकी एग्रीकल्चर वाले इधर और कॉमर्स वाले इधर कर लेंगे और इसमें, ठीक है। उसके बाद आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर साइंस में करना चाहते हैं तो साइंस सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद आपको यहाँ पे 10th का अपना डिटेल डालना होगा। बोर्ड क्या है, CBSE, UP, ICSE, अदर बोर्ड है तो अदर। यहाँ आपको डालना है कुल प्राप्तांक, यानी कितना नंबर आपको मिला था, ठीक है। कितना नंबर आपको मिला था और मैक्सिमम मार्क्स यानी कितने नंबर में था। अपना आप 10th का बोर्ड 10th के रिज़ल्ट पे देख लेंगे, उस पर सही भरेंगे, आप गलत नहीं भरेंगे, ठीक है। प्रतिशत अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। आप कब पास किए थे वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखा है प्लीज़ अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट, यानी 10 का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। चलिए अपलोड करके आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अपलोड हो गया, ये लिखा है प्रीव्यू। यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक कर लेंगे। आप क्लास 10th के हिसाब से पूरा डिटेल भरेंगे 10 के हिसाब से, ठीक है। यहाँ प्रीव्यू आप करना चाहते हो कर सकते हैं। फिर उसके नीचे आएंगे, यहाँ 12th के हिसाब से आप डिटेल भरेंगे अपना। 12th का बोर्ड आपका क्या था, UP बोर्ड था कि CBSE बोर्ड कि SSC बोर्ड, ठीक है। टोटल मार्क्स कितना था आपका आया, यानी कि कितना आप मार्क्स पाए थे और टोटल मार्क्स कितने का था, ठीक है। यहाँ पे भर देंगे आप। अब सही भरेंगे तो मैं उसी तरह भर रहा हूँ डेमो के हिसाब से। तो आप सही भरेंगे अपना 12th का मार्क्स कितना आपको मिला था और कितना टोटल मार्क्स थे और कब आप पास किए थे। पूरा एकदम सही आप भरिएगा, कुछ भी गड़बड़ी मत करिएगा। यहाँ पे अपना 12th का रिज़ल्ट अपलोड करना है आपको। ये देखिए यहाँ पे 12th का रिज़ल्ट अपलोड हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्रीव्यू का बटन आ रहा है। प्रीव्यू पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि 12th का रिज़ल्ट कैसे अपलोड हुआ है कि नहीं। इसके बाद आपको नीचे आना है ग्रेजुएशन के डिटेल पे।
यानी ग्रेजुएशन। अब देखिए यहाँ पे सब है कि ग्रेजुएशन डिटेल, यदि आप पास कर चुके हैं, मान लीजिए आप पास कर चुके हैं तो आप पास पे क्लिक करेंगे। पास पे क्लिक करने के बाद आप क्या करना होगा कि पूरा डिटेल भरना होगा। ग्रेजुएशन आप किस स्ट्रीम से किए थे, आर्ट्स था, कॉमर्स था, साइंस एंड इंजीनियरिंग था, एग्रीकल्चर था कि अदर था। ठीक है, अगर साइंस एंड इंजीनियरिंग था आपका ग्रेजुएशन तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हैव यू डन BE BTech, क्या आपने BE या BTech किया है। यदि BE BTech किए तो यस करेंगे, वरना नो कर देंगे आप। उसके बाद यहाँ पे आप डालेंगे नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी/इंस्टीट्यूशन। आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हैं या तो अपने कॉलेज का भी नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे और किस ईयर में आप पास हुए थे वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और कितना मार्क्स कुल प्राप्त हुआ था आपको और टोटल मार्क्स कितना था, प्रतिशत तो अपने आप आ जाएगा। और ग्रेजुएशन का मार्कशीट आप अपलोड कर देंगे यहाँ पे चूज़ करेंगे, यहाँ से अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। लेकिन मान लीजिए यदि आप पास नहीं हुए, अभी अपीयरिंग है, लास्ट ईयर आपका है ग्रेजुएशन, तो आप अपीयरिंग पे क्लिक कर देंगे। अपीयरिंग पे जब आप क्लिक कर देंगे, करने के बाद आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना होगा कि आप किससे हैं। तो मान लीजिए साइंस एंड इंजीनियरिंग करने के ऊपर आपने साइंस सेलेक्ट किया था, इसलिए साइंस एंड इंजीनियरिंग कर लेंगे। BE BTech है कि नहीं, अगर है तो यस, नहीं है तो नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम डालना है, रोल नंबर डालना है और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, पूरा होने का वर्ष, यानी पूरा होने का वर्ष तो यही होगा ही आपका, इसी वर्ष से पूरा हो ही जाएगा, 2023 में ही पूरा हो जाएगा, तभी वो हो पाएगा। यहाँ पे अपना भरेंगे, भरने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पे भर देता हूँ। भरने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। ये सारा डिटेल मैं उसी तरह भर रहा हूँ डेमो के लिए। ठीक है, ये सही नहीं है, पर आप अपने उस हिसाब से भरेंगे जो आपके रिज़ल्ट पे होगा। ठीक है, नाम, रोल नंबर, सब कुछ। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। जब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। तो जो आपका डेटा है वो सक्सेसफुली सेव कर लिया गया है, इस मैसेज का मतलब ये होता है। ठीक है, उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब आप देखिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड स्टेप पे आ गए हैं आप। अब यहाँ पे आपको वेटेज सेलेक्ट करना है। वेटेज में जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है पहला, द सर्टिफिकेट्स फ्रॉम क्लास A to F विल बी वैलिड ओनली इफ इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट। ठीक है, बाकी हम नीचे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। नीचे आएंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे कि लिखा है क्या आपने राष्ट्रीय या राज्य स्तर या अंतर विश्वविद्यालयी खेल प्रतियोगिता में भाग लिया था। यदि आप किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए थे तो यस करेंगे। यस करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे इन द इंडिविजुअल इवेंट बाय द कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, या फर्स्ट पोजीशन यानी अपना इंडिविजुअल आपको देना है कि आपको क्या मिला था, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, जो भी मिला होगा आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको अपलोड करना पड़ेगा सर्टिफिकेट एज इंडिविजुअल प्लेयर, यानी इंडिविजुअल आपको कुछ सर्टिफिकेट वगैरह मिला होगा वही आपको अपलोड करना है यहाँ पे चूज़ करके। इसका साइज़ देख लीजिए 1 MB है, और आप JPG और PDF में भी अपलोड कर सकते हैं इसको। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपली इसको नो पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपका इन द टर्म इवेंट बाय द कैंडिडेट है, ये सब तो रहेगा नहीं, आप उसको कर लिए हैं, तो अगर है तो आप अपलोड कर लेंगे, और नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये B वाला देखेंगे, क्या आप नेशनल कैडेट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी हैं। यदि हैं तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर हैं तो आपको यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा कि NCC C सर्टिफिकेट है आपके पास, कि NCC का B सर्टिफिकेट है, कि आपने NSS ज्वाइन किया हुआ है। अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं तो आपको ऊपर वेटेज मिलेगा। ठीक है, यहाँ जो 0 वेटेज लिखा है ना, जब 7 कंटिन्यू पे क्लिक करें तो वेटेज मिलेगा, कम नंबर रहेगा तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अगर ये नहीं है तो नो कर देंगे, है तो आप वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद ये C वाला देखते हैं, क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। यदि आपके फैमिली में से कोई स्वतंत्रता सेनानी रहा है, फ्रीडम फाइटर, तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद आप उनको एक सर्टिफिकेट मिला होता है, वो सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। ठीक है, इससे आपको वेटेज मिलेगा मार्क्स में। यदि नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, नो पे क्लिक करने के बाद आप आएंगे यहाँ पे, आर यू इन एक्टिव सर्विस और इमर्ज्ड अ
रिटायर डिफेंस, यदि डिफेंस वगैरह से आप वो करते हैं तो आप यहाँ पे यस क्लिक करेंगे और अपलोड करेंगे वो सर्टिफिकेट जहाँ पे आप काम कर चुके हैं डिफेंस के लिए। यदि नहीं काम कर चुके तो आप पढ़ रहे हैं इसलिए आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ई वाला आप देखेंगे, क्या आपके पिता अथवा पति पुलिस या पीएससी या इसमें से किसी चीज़ में है तो आप वहाँ पे यस करेंगे, हैं तो जो सर्टिफिकेट मिला उसे अपलोड कर देंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, मैंने आपको ये पूरा स्टार्टिंग से बता दिया। तो हाल में इनके पास कुछ नहीं है तो आप ये नो 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 कर देंगे सब पे। अगर आपके पास कुछ है तो आप यस करेंगे और वहाँ पे अपलोड कर देंगे। पूरा डिटेल मैंने आपको बता रहा हूँ मैं इस फॉर्म में। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। जब आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा कि यहाँ पे लिखा रहेगा डेटा सेव। ठीक है, इसका मतलब जो है कि डेटा आपका सेव हो गया है। तो आप इस पर ओके पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है। ये तीनों जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो तीनों स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको करना कुछ नहीं था, यहाँ लास्ट स्टेप पे आ जाएगा। इस पर लिखा हुआ है आपका कि प्रेफरेंस एंड पेमेंट, यानी कि आप एग्ज़ाम कहाँ पे देना चाहते हैं इसका मतलब होता है। प्रेफरेंस का मतलब वही होता है। यदि आपको प्रेफरेंस का मतलब नहीं समझ आता है क्या है तो आप गूगल कर सकते हैं कि प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है। आप यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी नहीं होगा तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रेफरेंस मीनिंग इन हिंदी, यदि आपको पता नहीं है तो फिलहाल मुझे तो पता था। ठीक है, तो आप प्रेफरेंस का मतलब समझ जाएंगे, यानी पसंदीदा। आप कौन सा प्रेफरेंस में इसको रखना चाहते हैं। प्रेफरेंस इन द सेंस कि आप जो पहले नंबर पे रखेंगे वो आपकी पहली पसंद होगी और आप वहाँ पे एग्ज़ाम देना जाने चाहते हैं, यानी एग्ज़ाम देने जाना चाहते हैं आप वहाँ पे। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका मतलब एग्ज़ाम आप इस सेंटर पे दे सकते हैं। तो आप पहला सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको सेलेक्ट करना होगा, फिर दूसरा एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे, फिर तीसरा एग्ज़ाम सेंटर इसी तरह आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे चौथा एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आप पांचवा एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे। ये 5 एग्ज़ाम सेंटर आपको सेलेक्ट करना है जिसमें से किसी पे भी आपका एग्ज़ाम पढ़ सकता है, आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ सकता है। तो पहला वाले पे अक्सर करके जाना पड़ता है। पहला और दूसरा सही से भरिएगा आप। उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद नीचे आएंगे आप। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा पेमेंट डिटेल्स, यानी भुगतान विवरण। यहाँ पे आप देख लेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना टोटल अमाउंट पेबल, यानी कि इतना आपको देना है 1400 रुपया। क्यों देना है? क्योंकि आपने जनरल सेलेक्ट किया था इसलिए आपको 1400 देना है। अदरवाइज़ आपने अगर SC ST सेलेक्ट किया होता तो आपको 700 रुपये देना पड़ता। अगर यही आप अगर लेट फीस करेंगे तो आपको 2000 देना पड़ जाएगा। इसलिए लेट मत करिएगा, आप भर दीजिएगा। यहाँ पे ऑनलाइन पे टिक रहने दीजिएगा, ऑनलाइन ही आपको जमा करना है। फिर नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आपको क्या करना है, इस पर आई एग्री पे टिक करना और ये कैप्चा यहाँ पे भर देना है। भरने के बाद मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। ये कैप्चा यहाँ पे भर देना है। भरने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए लिखा है ना SUBMIT सबमिट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको ये डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा कंफर्मेशन के लिए। लिखा है कि ऑन क्लिक ऑफ प्रोसीड बटन योर क्वालिफिकेशन डिटेल विल बी अपडेटेड। ठीक है, तो आप इस यहाँ पे प्रोसीड वाले पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आगे आपको बता रहा हूँ क्या करना है। जब आप प्रोसीड वाले पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट मेथड खुल जाएगा। इसका पेमेंट मेथड बहुत सही है। यहाँ देखिए पेमेंट फ़ीस 1400 रुपया है। आप ये क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। यदि आपके पास डेबिट कार्ड है यानी ATM है, जब ATM है तो आप ये डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। ATM है तो यहाँ डेबिट कार्ड वाले पे चूज़ करेंगे। यहाँ अपना कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, ईयर डालेंगे, CVV नंबर पीछे होता है वो आप डालेंगे, अपना नाम यहाँ पर डालेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। यदि आप इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लेंगे। QR कोड से आप करना चाहते हैं तो जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे, या UPI से करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। QR से करना चाह रहे हैं तो आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक QR कोड जनरेट हो जाएगा। आप इसके स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। 1400 रुपये करेगा पेमेंट। जब आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बस बता रहा था इसलिए मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं पेमेंट कर देता। इस स्टेप के बाद मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना होगा। जब आप पेमेंट कर देंगे, करने के बाद आपको बताता हूँ क्या करना है। ये जब आप पेमेंट कर देंगे तो आप डायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पे और यहाँ पे जैसे लिखा है ना क्लिक हियर टू एड एप्लीकेशन, यहाँ पे लिखा है प्रिंट करने के लिए। आप प्रिंट करके रख लेंगे। ठीक है, ये पूरा डिटेल है। आप देख सकते हैं
यहाँ फ़ोटो अपना लगाएंगे, तो मैं बस भरने के लिए आपको दिखा दिया हूँ, ठीक है। यहाँ फ़ोटो अपना लगाएंगे, सिग्नेचर अपना रहेगा आपका, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करके आप रख लेंगे, आपका काम हो गया, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया कि आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, यानी इस वीडियो का फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हुआ। फर्स्ट स्टेप इन द सेंस कि यहाँ पे लिखा था पहला स्टेप जो है बीएड ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, ये मैंने आपको बता दिया बीएड ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। अब दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेबस क्या रहता है इसका, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे थर्ड वाले स्टेप पे। वैसे थर्ड स्टेप मैं बता चुका हूँ, फोर्थ स्टेप आपको बताना है, फिर डिटेल भी आपको बता ही दिया हूँ। आप आ जाएंगे इस नोटिफिकेशन वाले पेज पे, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ये देखिए नोटिफिकेशन पेज है ना, इस पे लिखा है उत्तर प्रदेश बीएड एवं संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 आवेदन निर्देश पुस्तिका, ठीक है। इसी में आपको जो है सिलेबस और टेस्ट पैटर्न मिल जाएगा। तो आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद आपको क्या करना है कि इधर आना है, नीचे करना है। पहले तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ स्टार्टिंग से, ये फर्स्ट पेज था। आप सेकंड पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अनुक्रमणिका, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे इस थर्ड वाले पेज पे, इस पे क्या नियम है वो आप बीएड की परीक्षा में क्या नियम बैठने के लिए वो आपको यहाँ मिल जाएगा। आपका न्यूनतम 50% होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप पूरा पढ़ लेंगे। विज्ञान सामाजिक विज्ञान वर्ग के समान एवं पिछड़ा वर्ग न्यूनतम 50% होना चाहिए अंक, साथ ही सब होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा अपना पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद जब आप नीचे आएंगे इधर फोर्थ वाले पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा विज्ञापन की तिथि, यानी किस तारीख को नोटिफिकेशन आया था, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ किस तारीख को होगा। फिर लिखा है बिना विलम्ब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन की तिथि, यानी 3 तारीख तीसरा महीना तक बिना क्या बोलते हैं लेट पेमेंट के आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। अगर विलम्ब करेंगे तो 10 तारीख तक आप विलम्बता 10 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। फिर प्रवेश पत्र जो है वो डाउनलोड किए जाने की तिथि 13 तारीख को जो आपको अपना प्रवेश पत्र मिल जाएगा। आप 13 तारीख को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है ना संभावित तिथि, प्रवेश परीक्षा परिणाम की संभावित तिथि कब हो सकता है, 30 तारीख 5वें महीना में प्रवेश परीक्षा आपकी हो सकती है। वहाँ पे लिखा है ये पेमेंट है आपका बिना लेट 1400 रुपया, जनरल वगैरह ये सब का दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आप लेट करेंगे तो उसका पेमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप देख लेंगे यहाँ पे ये देखेंगे आप लिखा है द्विवर्षीय है, ठीक है। ऑनलाइन करना मैंने तो आपको सब कुछ बता ही दिया था, लेकिन फिर भी अगर जिनको नहीं समझ में आया हो, वैसे उसको वो समझ में आया होगा, फिर भी हम इस वाले पार्ट में पूरा नोटिफिकेशन क्लियर करेंगे। जो नोटिफिकेशन आया है इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप खुद ही पढ़ लेंगे। अदरवाइज़ मैं खुद ही पढ़ के आपको सब समझा दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ नोटिफिकेशन में। ये सब सारा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसमें आप देख लेंगे, ठीक है। तो ये है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, यानी कि ऑनलाइन आवेदन का प्रक्रिया क्या रहेगा। देखिए इस पर लिखा है ना ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होगी, यानी 3 चरणों में, ठीक है। ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा, फिर आवेदन पत्र को पूर्ण करना होगा और पेमेंट गेटवे पे जाना होगा, जो कि मैं बहुत पहले ही आपको बता चुका हूँ। उसके बाद प्रथम चरण में आपको ये वेबसाइट का लिंक मैंने दिया था, इस पे जाना था और वहाँ पे भरना था फॉर्म, बताया ही था मैं। OTP आया, फिर सबमिट वगैरह करना था, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद इस पेज में आप देखेंगे तो इस बार जो आयोजक है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है, ठीक है, झांसी। दूसरी चरण आवेदन पत्र को संपूर्ण करना होगा, उसके बाद वही जो पेमेंट वगैरह था वही था। फिर हम लोग आगे आते हैं, दूसरा देखते हैं इसमें क्या है। ऑनलाइन आवेदन संबंधित सामान्य निर्देश, ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन है। पहला जो नेम ऑफ द कैंडिडेट था, ये मैंने आपको बताया था कि हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार अपना पूरा नाम भरें। हमने बताया ही था आपको कि क्लास 10th के अनुसार आपको अपना नाम भरना है, यानी कक्षा 10 के अनुसार। फिर पिता का नाम जो क्लास 10th के मार्कशीट पर लिखा है वो भरना था, मदर्स नेम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर 10 अंकों का, जेंडर, नेशनैलिटी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं कि नहीं ये आपको देना था, श्रेणी कैटेगरी देना था। फिर डिसेबिलिटी अगर है तो देना था, वरना नहीं। वैवाहिक स्थिति, अभ्यर्थी अपनी वैवाहिक स्थिति के लिए विवाहित और इनमें से चुनना था। 13वां फील्ड उसमें था पत्राचार, यानी कंप्लीट एड्रेस, पत्र व्यवहार के पते, अभ्यर्थी का अपना नाम एवं डाक का संपूर्ण पता, ठीक है। उसके बाद पिन कोड, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, अभ्यर्थी अपना 12 अंकों की आधार कार्ड संख्या भरे। जहाँ था हाँ आधार कार्ड संख्या भरना था, जिन अभ्यर्थियों का आधार कार्ड
आधार कार्ड यदि अब तक नहीं बना है तो वे अपना पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस वोटर आईडी कार्ड का नंबर अंकित करें। यानी वहाँ पे वोटर क्या बोलते हैं, आधार कार्ड, फ़ोटो अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, उसके बाद हाई स्कूल का डिटेल, फिर इंटरमीडिएट का विवरण, फिर स्नातक, उसके बाद सब कैटेगरी, चॉइस एंट्री था सिटी का, फिर सब्जेक्ट स्ट्रीम, फिर डिक्लेरेशन था। उसके बाद नीचे आएंगे और नीचे और नीचे और नीचे इस पेज पे आप देखेंगे तो इस पे लिखा हुआ है प्रवेश परीक्षा प्रारूप। इसमें लिखा है प्रवेश परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा और इस वर्ष भी नेगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया यथावत रहेगी, यानी नेगेटिव मार्किंग होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक सही उत्तर हेतु 2 अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी अगर आप प्रत्येक सही उत्तर देंगे तो 2 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 का अंक काट लिए जाएंगे आपके। प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र प्रथम, जिसमें कि आपका खंड अ और ब रहेगा। इसमें विषय क्या रहेंगे, जनरल नॉलेज रहेगा और भाषा में हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक आपको करना होगा, चाहे हिंदी करिए चाहे अंग्रेजी करिए। क्वेश्चंस की बात करें, जनरल नॉलेज से 50 आएगा और हिंदी इंग्लिश में से किसी एक में कोई एक का आपको करना होगा, उसका भी क्वेश्चन 50 रहेगा। 100 नंबर के रहेंगे, अंक 100 के रहेंगे, कुल अंक 200 और कुल समय आपको मिलेगा 3 घंटा, ठीक है। और हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक ही आपको करना रहेगा, 3 घंटा आपको पूरा समय मिलेगा, दोनों नहीं करना है आपको। फिर उत्तराखंड से लिखा है ऊपर, मतलब जो खंड अ है सभी के लिए अनिवार्य है और बी वाला जो अ वाला वो सबको करना है, और जो बी वाला है भाषा से संबंधित, इस खंड में हिंदी एवं अंग्रेजी के पृथक भाग होंगे। इन दोनों भाषाओं में से अभ्यर्थी को किसी एक भाषा के लिए प्रश्न हल करने होंगे। मतलब कि जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें खंड अ और खंड ब रहेगा। खंड अ में तो जनरल नॉलेज रहेगा और खंड ब जो रहेगा वो आपका लैंग्वेज टेस्ट रहेगा, यानी इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा अलग अलग। तो अगर आप हिंदी का क्वेश्चन चुनते हैं तो सिर्फ हिंदी का ही 50 सॉल्व करेंगे, अंग्रेजी का नहीं। यदि आप अंग्रेजी का चुनते हैं तो हिंदी का छोड़ दीजिएगा, बस अंग्रेजी का 50 सॉल्व कर दीजिएगा। यही पैटर्न है, ठीक है। ये फर्स्ट मतलब पहली बार में था 3 घंटे के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि प्रश्न पत्र द्वितीय पाली में आपको क्या करना रहेगा, इसमें भी खंड अ और खंड ब आएगा, यानी कि खंड अ और खंड ब। और इसमें क्या विषय रहेगा आपका सामान्य, यानी जनरल एप्टीट्यूड का जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, वो भी 50 क्वेश्चन रहेंगे उसके और 100 नंबर का रहेगा। और दूसरा रहेगा आपका खंड ब, जिसमें विषय योग्यता होगा। अगर आप जो चुने होंगे आपको वही करना होगा। यदि आप साइंस लिए होंगे तो साइंस का करना होगा, कला लिए होंगे तो कला, वाणिज्य लिए होंगे तो वाणिज्य। इसका मतलब ये है कि अगर आप कला से उस पर सेलेक्ट किए होंगे ऊपर तो कला वाला सॉल्व करेंगे, विज्ञान वाला किए होंगे तो विज्ञान वाला सॉल्व करेंगे, वाणिज्य वाला किए होंगे तो वाणिज्य वाला, अगर कृषि वाला किए होंगे तो कृषि वाला। 50 क्वेश्चन इसके भी रहेंगे 100 नंबर के, टोटल 200 नंबर का रहेगा। 3 घंटे का पेपर रहेगा, ये भी उसी दिन होगा। जैसे यहाँ पे पढ़ लीजिए, नोट में लिखा है ना, उपरोक्त खंड अ, यानी ये जो ऊपर वाला है वो सभी के लिए अनिवार्य है। और खंड ब में 1 2 3 4 विषय वर्ग हैं, ये ध्यान से यहाँ देख लीजिए, लिखा हुआ है। फिर अभ्यर्थी को इस भाग में से केवल अपने विषय वर्ग के ही प्रश्नों को हल करना होगा, जो कि अभ्यर्थी के अपने विकल्प के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय भरा है। जब आप ऑनलाइन कर रहे थे, जो आप स्ट्रीम चुने थे, जो स्ट्रीम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया था, तो उस जो स्ट्रीम आप चुने होंगे उसी स्ट्रीम का आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, बाकी लोगों का छोड़ देंगे। ही नहीं कि सबका लगे सॉल्व करने, तो गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, वो भी अपने स्ट्रीम से जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए सेलेक्ट किए थे। ये पूरा जो क्वेश्चन पेपर का मॉडल था, प्रवेश परीक्षा प्रारूप, यानी इसी तरह का पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा। मैंने आपको टेस्ट का पैटर्न भी बता दिया, जो कि उसमें दिखाया था मैं। टेस्ट पैटर्न आपको बताऊंगा, तो टेस्ट पैटर्न यहाँ पे है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप टेस्ट पैटर्न पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये जो है, इसमें आपको जो मैं बता रहा था कि वेटेज यानी कि इन लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स, तो किन लोगों को कितना एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम बारी बारी बता दे रहे हैं कि किसको कितना मार्क्स मिलेगा एक्स्ट्रा।
ठीक है। यदि आप श्रेणी ए यानी इसमें जो लिखा हुआ था अगर श्रेणी ए में आते, ए में यानी कि यदि इंडिविजुअल आइटम में अभ्यर्थी द्वारा इन किसी में से अगर इंडिविजुअल है तो कितना कितना नंबर उसे मिलेगा, ठीक है। अगर प्रथम स्थान आया है तो उसे 15 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा एग्ज़ाम में। द्वितीय स्थान आने पर 10 नंबर, फिर तृतीय स्थान आने पर 5 नंबर दिया जाएगा और टीम इवेंट रहेगा। यदि ये तो इंडिविजुअल खेला होगा तब, यानी टीम जैसे क्रिकेट वगैरह या कुछ और टीम रहेगा तो सर्व विजेता चैंपियन जो रहेगा उसमें से उसको 15 नंबर और सर्वश्रेष्ठ रनर अप को 10 नंबर। इसी तरह आप ये पूरा पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्य महाविद्यालय टूर्नामेंट या क्रीड़ा या खेलकूद प्रतियोगिता में अगर आप हैं तो उसमें भी आपको देखिए यहाँ पे 10 नंबर आपको मिलेगा अलग से। ये वेटेज है, मतलब कि ये एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलेगा। जितना मार्क्स आप पाए रहेंगे उसमें ये एक्स्ट्रा मार्क्स आपके जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए सारा लिखा हुआ है यहाँ पे। और जो बी वाले में आएगा, बी इन द सेंस की नेशनल कैडेट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी जो इसमें आएंगे उनको भी देखिए 15 नंबर 10 नंबर 15 नंबर और 10 नंबर मिलेगा। जैसे कि यदि आप नेशनल कैडेट कोर सी यानी एनसीसी सी, आपके पास एनसीसी सी का प्रमाण पत्र है तो आपको 15 नंबर, एनसीसी बी का है तो 10 नंबर और राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत ये वाला है तो आपको 15 नंबर मिलेगा। और राष्ट्रीय सेवा योजना अंतर्गत इतना घंटे की सेवा एवं एक विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को 10 नंबर मिलेगा। ये आपको आप जो मार्क्स लाएंगे उससे इतना नंबर जो है जो मार्क्स लाएंगे उसमें एक्स्ट्रा मिलेगा, उससे जुड़ेगा। मान लीजिए यदि आप यहाँ पे हम देखते हैं टोटल मार्क्स, ये 200 मार्क्स का है और ये है 200, यानी टोटल अगर 400 मार्क्स का है और आप उसमें 300 अगर स्कोर करते हैं तो उस 300 में आपका ये प्लस 15 मार्क्स ऐड हो जाएगा, 315 मार्क्स आपको दिखाएगा यदि आप ये सर्टिफिकेट आपके पास होगा तब, ठीक है। वही इसका मतलब हुआ, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि संबंध क्या है, उसमें भी आपको जो मार्क्स मिलता है, जो मैं बताया था नहीं सर्विसेज वाला, उसमें भी आपको मार्क्स मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि इस श्रेणी में आप रहते हैं यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 240 घंटे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी को 5 मार्क्स मिलेंगे, या फिर स्काउट गाइड किए तो भी 15 नंबर आपको मिलेंगे। यानी स्काउट एवं गाइड अथवा रोवर्स रेंजर्स का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को स्काउट गाइड किए तो भी आपको 15 नंबर मुफ्त में मिल जाएगा। मुफ्त में क्या, अगर आप स्काउट गाइड किए होंगे तो मेहनत किए होंगे। स्काउट एवं गाइड अथवा रेंजर्स का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी हैं तो भी आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। और नंबर 7 में देखेंगे स्काउट एवं गाइड का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अथवा रोवर्स रेंजर्स निपुण अभ्यर्थी को 10 मार्क्स मिलेगा। और स्काउट गाइड अगर आप किए हैं तो भी आपको 5 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ हम देखते हैं जो कि सेक्शन सी में दिया हुआ है, यानी भागखंड सी में जो बच्चे आते हैं वो कौन आते हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का आरक्षण, ठीक है। जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके जो मतलब फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए भी कुछ आरक्षण यहाँ पे दिया गया है, यानी कि मार्क्स दिए गए हैं। तो उन लोग को 15 मार्क्स डायरेक्ट मिल जाता है। यदि आपकी कोई फैमिली में जो है कि स्वतंत्रता सेनानी रह चुका है और उसको वो सर्टिफिकेट मिलेगा, और फॉर्म भरते वक्त अगर वह आप सर्टिफिकेट लगाए हैं तो आपको जो है ये 15 मार्क्स यहाँ पे ये जो लिखा है ना, यहाँ पे देखिए, इसको बड़ा कर देते हैं तो यहाँ पे ये देखिए जो लिखा है ना स्वतंत्रता सेनानी वाला, यदि कोई भी आपके घर का फैमिली में है और उसको सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा गवर्नमेंट की तरफ से तो आप उसको ज़रूर लगाइएगा, 15 नंबर आपको मिलेगा। उसी तरह जितना मार्क्स आप पाए रहेंगे उसमें 15 नंबर ऐड हो जाएगा। तो आप इसका उपयोग ज़रूर करें, लगाएं इस सर्टिफिकेट को यदि आपके पास है तो। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कि आपको दिख जाएगा ये डी वाला सेक्शन, इसमें भी कुछ लोगों को जो है कि वो दिया गया है रिजर्वेशन। ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या इस टाइप के हैं कुछ भी, मतलब कि इसका साफ साफ मतलब बता रहा हूँ, अगर आप जो है डिफेंस में काम कर रहे हैं और उनके पुत्र पत्नी
पुत्री पत्नी को रूप में संबंधित हैं, यानी कि इस टाइप में अगर आपके बीच में संबंध वगैरह कुछ है तो उसको भी 15 नंबर आपको मिलेगा। यानी डिफेंस में अगर कोई काम कर रहा है और जो यहाँ पे लिखा हुआ है संबंध यहाँ पे वो है तो 15 नंबर उसको भी मिलेगा वेटेज डायरेक्ट। ठीक है, और ई वाले में देख लेते हैं कि ई वाले में कौन कौन लोग आते हैं। ऐसे अभ्यर्थी आते हैं जिनके माता पिता अथवा पति पुलिस या पीएसी, ठीक है, इन सब बलों में हो, उनको भी 15 नंबर मिल रहा है। ठीक है, माता पिता हो तो अगर मान लीजिए आपके पिता जो हैं वो पुलिस बल में हो या पीएससी वगैरह में हो तो उनको भी जो है 15 नंबर मिल रहा है वेटेज। तो इसका भी आप फ़ायदा ज़रूर लें। इसका सीधा सा मतलब यही हुआ, यहाँ पे लिखा है ना, साफ साफ देखेंगे तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके पिता अथवा पति, ठीक है, वो किस में हो, पुलिस में हो या पीएससी में हो या बीएसएफ में हो या एसएसबी में हो या आईटीबीपी या सीआरपीएफ, ठीक है, इन सब में हो, या आप होमगार्ड में सेवारत हो या सेवानियुक्त अपंग या मृत हो गए हों का प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो भी आपको 15 मार्क्स मिलेगा। इन द सेंस इसका मतलब हुआ कि यदि वो जिंदा है तो भी मिलेगा, लेकिन अगर उनका किसी कारणवश डेथ हो गया है तो जो सर्टिफिकेट मिलेगा डेथ सर्टिफिकेट, और जो सेवा जब निकलते हैं तो उसमें वो मिलता है सर्टिफिकेट, अगर वो होगा तो उसको भी 15 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है, तो यदि कुछ हो तो ये आप एकदम ये जो पेज है पूरा पेज कायदे से पढ़ लेंगे और देख लेंगे कि आप इस कौन से कैटेगरी में आते हैं। तो आप उस टाइप के जो कैटेगरी में आएंगे वो आप अपने फॉर्म में ज़रूर भरें, क्योंकि जब आप फॉर्म में भरेंगे तभी आपको वेटेज मिलेगा, अगर फॉर्म में नहीं भरेंगे तो वेटेज नहीं मिलेगा। तो आप ये पूरा ज़रूर पढ़ें एक बार, तभी आपको वेटेज मिलेगा। और आपको फॉर्म भरते वक्त ये सब दिखाना होगा, जो भी है सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना पड़ता है। जब मैंने फॉर्म भरा था आपको भर के दिखाया था इसके पहले वाले पार्ट में ही, तो आप देख लेंगे। अब बाकी हम आगे बढ़ते हैं, ई वाले को देखते हैं। ई वाले में कैसे लोग आएंगे, इनको भी 15 मार्क्स मिलेगा। ऐसे ई वाले सेक्शन में ऐसे अभ्यर्थी जिनके पिता अथवा पति पुलिस, ये तो हम लोग देख चुके हैं। आगे आते हैं एफ वाले में, ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा सुधा या इस तरह की हो, यानी महिला अभ्यर्थी थी। ये जो एफ वाला सेक्शन है इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को छूट मिलेगा जो महिला अभ्यर्थी हैं और विधवा हैं या तलाकशुदा हैं, इस तरह का, उन्हें भी 15 नंबर जो है वो ग्रेस मार्क यानी एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा, 15 नंबर। अब आप ये देख रहे होंगे 15 नंबर। अब बाकी यहाँ जो सी से एफ तक है प्रमाण पत्रों के प्रारूप इस विवरण के अंत में दिए गए हैं। अब आप पूछेंगे कि इसका प्रारूप क्या होगा जो सी से एफ तक दिया गया है, यानी 15 नंबर 10 नंबर 5 नंबर जो भी लेना है आपको, उसका प्रारूप क्या होगा। तो जो इसका प्रारूप है यानी फॉर्म अंत में इसके दिया गया है, यानी इस विवरण के अंत में दिया गया है। प्रमाण पत्र में उल्लिखित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होने पर ही प्रमाण पत्र मान्य होगा। उसके बाद आप ये ज़रूर देखेंगे नोट, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे ना, श्रेणी सी से एफ तक के प्रमाण पत्र के प्रारूप जो हैं इस विवरण के अंत में दिए गए हैं। ये प्रमाण पत्र में उल्लिखित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होने पर ही जो है वो प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, नीचे मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पर प्रारूप दिया गया है। और दूसरा इसका पढ़ लेंगे कि यदि किसी अभ्यर्थी को उपरोक्त श्रेणी ए से एफ तक उल्लिखित यानी जितना भी वो उसमें दिया गया है, यदि 25 अंक से अधिक अंक प्राप्त होता है तो उसे अधिकतम 25 अंकों का ही लाभ दिया जाएगा। यानी अगर आपके पास दोनों चीज़ें, जैसे कि एनसीसी का सर्टिफिकेट भी है और आपके घर में कोई डिफेंस वगैरह में काम करता है या पुलिस वगैरह में है, तो टोटल आपको लगभग 30-35 हो जाएगा मार्क्स। लेकिन 30-35 मार्क्स आपको फ्री में नहीं दिए जाएंगे, आपको सिर्फ अधिकतम जो है वो 25 मार्क्स ही दिए जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 25 मार्क्स से अधिक अंक नहीं दिए जाएंगे, यानी अधिकतम 25 अंक आपको दिए जाएंगे यदि आपके पास ए से एफ तक में कोई डबल सर्टिफिकेट है। तो इधर लिखा हुआ है कि खेल कूद /MCC और NSS या स्काउट गाइड रेंज रोवर संबंधित अंक उसी दशा में मान्य होंगे यदि, यानी कि ये उसी दशा में मान्य होंगे यदि आपका जो सर्टिफिकेट है वो ये जो फॉर्म का लास्ट डेट है उसके पहले ही इशू हो गया रहेगा तब, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे तो
आपको दिख जाएगा कि काउंसलिंग जो है प्रारंभ होने तक आरक्षण के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन सरकार द्वारा जो भी शासनादेश अधिसूचना निर्गत होंगे उनके अनुसार ही आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अब बाकी वो पूरा मैंने आपको बता दिया। यदि आपको मार्क्स का वेटेज लेना है तो आप इसे पूरा पढ़ेंगे कायदे से और इसमें से देख लेंगे आपके पास कौन कौन सा सर्टिफिकेट है। और जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, यानी ऑनलाइन फॉर्म आप जब भरेंगे, ये वाला यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ पे जब आप टाइप किए थे यूपी बीएड, यहाँ पे जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे इसका क्लिक हियर, यहाँ पे देखेंगे ये खुलेगा। जब आप ये ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आप इस चीज़ को देख लेंगे। ठीक है, ये जो नीचे ये भारांक, यानी आपको जो फ्री में नंबर मतलब कि एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं वो किसी से मिलेंगे, वो आप ज़रूर वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद आपको ये पूरा जो भी इसमें जितना भी प्रमाण पत्र लग रहा है वो सब आपको अपलोड करना होगा। तो मैंने आपको ये पूरा बता दिया कि किस को कितना वेटेज मिल रहा है और कितना मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सम्मिलित विश्वविद्यालय यानी कि कितने विश्वविद्यालय हैं जो कि इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसमें आपको ये भी बता दिया कि विश्वविद्यालयों का लिस्ट, यानी अगर मैं चाहता तो अलग वीडियो में बताता, पर मैंने इसी में आपको सब बता दे रहा हूँ कि एक ही वीडियो में आपको पूरा पैकेज मिल जाए। फॉर्म कैसे भरना है, विश्वविद्यालय कितने पार्टिसिपेट किए हैं, आरक्षण किनको मिलेगा, कितना मार्क्स मिलेगा, ठीक है, लास्ट डेट क्या है, पैसा कितना लगेगा, लगभग 6 टॉपिक मैं आपको इसी में क्लियर करवा दिया हूँ। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इस यहाँ पे कि कौन कौन सा इस बार यूनिवर्सिटी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि भाग ले रहा है। पहला तो है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी खुद, ठीक। दूसरा है कि भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, लखनऊ विश्वविद्यालय है, फिर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या, चौधरी चरण सिंह, महात्मा ज्योतिबा फुले, ठीक है, फुले। और उसके बाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी है। जिनको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बीएड करना है वो इस फॉर्म को ज़रूर भरेंगे। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो पार्टिसिपेट किया है वाराणसी का। बाकी संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय भी है इसमें, और इसमें वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय भी है, जौनपुर में ये स्थित है आपका। बाकी ये तो वाराणसी में था और ये बरेली में था। ठीक है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ये जौनपुर में है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर देख लेंगे आप, गोरखपुर में है। यदि आप यहाँ से, यानी इतने सारे जो मैं यहाँ पे लिस्ट देख रहे हैं ना, मैं आपको दिखा दिया हूँ पूरा लिस्ट। इसमें जो भी आपको अच्छा लगेगा उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको इस बार वाला जो बीएड वाला का फॉर्म भरा रहा है वो आपको फॉर्म भरना होगा, उतना पैसा देना होगा, तभी आपका एडमिशन होगा यहाँ। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो आप फॉर्म ज़रूर भरेंगे। पूरा मैंने डिटेल बताया है। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं। हर एक का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से देख लेंगे। इसमें महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय भी है जो कि आजमगढ़ में स्थित है, और एक ये वाला भी विश्वविद्यालय जो सहारनपुर में है। ठीक है, बाकी हम लोग नीचे आते हैं इस नोटिफिकेशन के, तो इसमें लिखा हुआ है कि शहर का विकल्प, यानी कितने शहर में परीक्षा जो है वो आयोजित होगा। आप कौन कौन सा शहर का विकल्प आप चुन सकते हैं परीक्षा देने के लिए। इस बार इतने सारे सेंटर्स बनाए गए हैं, 75 सेंटर हैं टोटल, 75 सेंटर्स, वाराणसी इंक्लूडेड है इसमें। आप देख लेंगे यहाँ पे लखनऊ, सीतापुर, हर जगह सेंटर बनाए गए हैं एग्ज़ाम लेने के लिए। इतने सारी यूनिवर्सिटीज़ भी पार्टिसिपेट कर रही हैं और हर जगह सेंटर भी है। ये सेंटर का लिस्ट है कहाँ कहाँ एग्ज़ाम आयोजित होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यदि आप फॉर्म भर दिए, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है उसमें या कोई दिक्कत है, तो आप लोग जैसे कमेंट वगैरह कुछ करते हैं तो आप यहाँ से भी अपना पूछ सकते हैं कि हाँ फॉर्म में क्या दिक्कत आया है, आपको क्या नहीं आया है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, यूपी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएड 2023। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, ये रहा टोल फ्री नंबर, ये हेल्पलाइन नंबर है। इन दोनों पे कॉल करके आप अपना जो भी प्रॉब्लम होगा आप इनसे संपर्क करके पूछ सकते हैं इन दोनों नंबर पे। हेल्प डेस्क है यहाँ पे, और आप अगर ईमेल करना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम तो आप, ये रहा मेल आईडी इन लोगों का, इस पर आप मेल कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टेट के कोऑर्डिनेटर हैं उनका भी नाम वगैरह सब लिखा हुआ है।
यहाँ पर आप देख लेंगे जो प्रमाण पत्र का प्रारूप है, यानी एक जो यहाँ पे जो मैंने आपको पूरा लिस्ट वहाँ पे दिखाया था, इसी प्रारूप में आपको सिग्नेचर वगैरह करवाना है। जैसे यदि आप इसमें इस पे लिखा है ना, विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा स्त्री के लिए प्रमाण पत्र जो है ये है, इसमें आपको दिख जाए यहाँ पे लिखा है कि प्रमाणित किया जाता है कि मैं अपना नाम यहाँ पे भरवा लेंगे आप, और ये सब जितना भी लिखा हुआ है पूरा, और यहाँ पे सिग्नेचर आपको किसका कराना है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, तहसीलदार के हस्ताक्षर एवं मुहर, फिर अधिकारी का नाम जो तहसीलदार होगा उससे आपको हस्ताक्षर करवाना है और यहाँ पर मुहर लगवा देना है, ठीक है, जिससे कि आपको 15 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकता है जब आप अपलोड करेंगे। उसको मतलब सेलेक्ट करके तब जब फॉर्म भरेंगे तो इस चीज़ को सबको सेलेक्ट करना होगा, मैंने आपको पूरा ऊपर बताया ही है। उस चीज़ को आप सेलेक्ट करेंगे और इस वाले को पहले आप बनवा लेंगे। यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो इसको पहले निकलवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे, पूरा नाम लिख के सब बनवा के रखेंगे कि इसको आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको ऊपर का मैंने पूरा बता ही दिया है। उसके बाद ये जो प्रमाण प्रारूप 2 है जो, वो किसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, कर्मचारी के लिए, उनके पुत्र पुत्रों के लिए है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना नाम वगैरह ये सब कुछ, ये आप करवा लेंगे। ऊपर देख लेंगे, मैंने आपको ऊपर पूरा बताया ही है। यहाँ पे प्रमाण पत्र प्रारूप 3 दिया हुआ है। ये जो प्रमाण पत्र प्रारूप 3 है ये उन लोगों के लिए है जो कि मैंने ऊपर आपको पहले ही बताया था कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए है, ठीक है। यदि आपका कोई फैमिली मेम्बर स्वतंत्रता सेनानी रहा है तो उसे सर्टिफिकेट मिला होगा, तो वो भी अपलोड करना ही पड़ेगा। और ये भी आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद ये लिखा है जिला अधिकारी के अतिरिक्त जिला अधिकारी के हस्ताक्षर, ठीक है, पद नाम मुहर और अधिकारी का पूरा नाम यहाँ पे आपको करवा लेना है, तब आपको जो है 15 नंबर का वेटेज मिल जाएगा। ऊपर मैंने आपको बता ही दिया है। फिर हम लोग नीचे आते हैं तो ये है आपका जो है प्रमाण पत्र प्रारूप 4 है। ये किसके लिए है, ये है पुलिस, पीसीएस या होमगार्ड, इन सब का अगर विभाग का प्रमाण पत्र है तो आपको ये वाला भी निकलवाना पड़ेगा। निकलवाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पूरा नाम वगैरह ये सब जो लिखा है, जिसका रैंक नंबर सब कुछ भरवाना है। भरवाने के बाद आपको क्या करना है कि पुलिस अधिकारी या कमांडेंट के हस्ताक्षर यहाँ पे आप करवाना है। करवाने के बाद पद की मुहर के साथ यानी मुहर लगवाना है और अधिकारी का पूरा नाम, यहाँ डेट। ये ऊपर मैंने आपको जो पढ़ाया था कि हाँ इन लोगों को कितना नंबर मार्क्स मिलेगा, वेटेज 15 मार्क्स, तो ये उन लोगों के लिए है जो पुलिस वगैरह वो उन सब के लड़के अगर कोई दे रहे हैं तो पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लेंगे। वो प्रारूप था, इस अगर आपके पास सर्टिफिकेट है उसके बाद भी ये वाला पूरा निकलवा के इस पर करवा के तब आपको अपलोड वगैरह करना है, मैंने बताया ही है। अगर जिसका कोई इन सब में नहीं आता उसको डायरेक्ट फॉर्म भर देना है। डायरेक्ट फॉर्म भरना मैंने बता ही दिया है आपको पहले ही वीडियो में, स्टार्टिंग में ही बता दिया है। ये प्रमाण पत्र का प्रारूप 5वां है। ये केवल उन अभ्यर्थियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं। यानी कि जो प्रमाण पत्र 5 है ये उन लोगों के लिए है जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं, यानी यूपी के बाहर के निवासी हैं, उनका डोमेंसियल यूपी का नहीं है, तो उनको ये भरना ज़रूरी है। ये भरना उनके लिए अनिवार्य है। ये उनको निकलवा लेना है। निकलवाने के बाद यहाँ जो लिखा हुआ है वो सब कुछ यहाँ पे भरवा लेना है। ग्राम वगैरह, निगम जो भी है, नगर वगैरह, जिला उला सब आपको भरवा लेना है। फिर पदाधिकारी का, सिटी मजिस्ट्रेट का, किसी का, इनमें से जितना भी दिया है इनमें से किसी एक का पदनाम और मुहर लगवा लेना है। इस पर लगवा के इसको अपलोड करना है। यदि आप यूपी के नहीं हैं तब, यदि यूपी के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये नहीं चाहिए। ये सिर्फ उन लोगों के लिए, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि केवल उन अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है। ये प्रमाण पत्र का प्रारूप 5वां उन लोगों को जो है कि अपलोड करना होगा। अगर आप नीचे आएंगे प्रमाण पत्र का प्रारूप 6वां, तो यह प्रमाण पत्र उस जिले के अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है जिस जिले के अभ्यर्थी के माता पिता निवासी हैं, ठीक है। तो ये वाला भी आप देख लेंगे, इसमें क्या क्या लगा है वो आप चेक कर लेंगे। हाँ, मैंने आपको दिखाई दे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरा नोटिफिकेशन का पूरा लिंक, आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। वैसे मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया है। फिर भी कुछ रह जाता तो आप अपने से भी देख लेंगे। प्रमाण पत्र का प्रारूप 7वां, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो विकलांग अभ्यर्थी हैं, ठीक है,
उनको भी इसमें कुछ जो है कि मार्क्स वेटेज में मिलेगा, कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो उनको ये प्रमाण पत्र निकलवाना है। निकलवाने के बाद यहाँ पर पूरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर वगैरह करवाने हैं और इसको रेडी करके रखना है। ये जो प्रमाण पत्र का प्रारूप 8वां है, ये सामान्य निवास प्रमाण पत्र है। यदि कोई निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो ये बनवा सकता है, ये निकलवा के इस पे मतलब ये प्रारूप है, इसी तरह का निवास प्रमाण पत्र चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हस्ताक्षर उप जिला अधिकारी, फिर पूरा नाम उसका, पदनाम, फिर मुहर। ठीक है, यहाँ पे दिनांक वगैरह डालना है। यहाँ पे तहसीलदार की संख्या वगैरह सब कुछ भरा रहना चाहिए, वो निवास के लिए था। अब बाकी ये जो 9वां है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS। यदि आप जनरल, जैसे मैंने आपको बताया था, यदि आप जनरल भर रहे हैं और EWS सेलेक्ट किए हैं तो आपको ये प्रमाण पत्र पूरा जाके इसे फ़ोटो वोटो लगवा के हस्ताक्षर करवा के पूरा रेडी करवाना होगा और इसे अपलोड करना होगा। यदि आप EWS से भर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख लेंगे, इस पे आएंगे पेज नंबर 26, देखिए यहाँ पे लिखा है ना पेज 26। इस पेज 26 को प्रिंट करवाइएगा। मतलब इसी तरह से आपको प्रारूप पूरा तैयार करवाना है और EWS का सर्टिफिकेट बनवा लेना है। जब आप EWS सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तभी आप जनरल से EWS का लाभ ले पाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है पूरा। आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिए स्वयं घोषणा पत्र, आपको ये घोषणा पत्र भी निकलवाना पड़ेगा, यानी प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा। यदि आप EWS से फॉर्म भर रहे हैं तो ये निकलवा लेंगे आप। निकलवाने के बाद यहाँ पर आवेदक आवेदिका का हस्ताक्षर, पूरा नाम अपना साइन करेंगे और पूरा नाम यहाँ पे लिखेंगे। ये क्योंकि घोषणा पत्र है इसीलिए इस पर आपका साइन रहेगा और आपका पूरा नाम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्थान, दिनांक, ये सब आपको देना होगा। तो मैंने ये नोटिफिकेशन आपको पूरा पढ़ के बता दिया। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। पूरा मैंने आपको बता दिया है, ये इसका लिंक में मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ज़रूर। इस बार हम लोग 400 टारगेट रखते हैं, 400 तक का सब्सक्राइबर का, देखते हैं पूरा होता है कि नहीं। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, धन्यवाद। और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं सॉल्यूशन आपको दे दूँगा।